हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का एक टॉपिक वैदिक सभ्यता लाया हूँ, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज इसके विषय में आप लोगों को बताता हूँ। वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद आया है। सिंधु सभ्यता के बाद आया है, जिसके विषय में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में सिंधु सभ्यता के विषय में बताता हूँ। सिंधु सभ्यता जो था वो 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास में तक था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता कहलाता है। उसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता आया। तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा है, जिसमें कहा जाता है तो लगभग ये 250 वर्ष कहाँ गया। तो ये 250 वर्ष जो था, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि जैसे एक सभ्यता से जब दूसरे सभ्यता की ओर हम बढ़ते हैं तो उनके बीच में एक गैपिंग आता है। उस गैपिंग को आज के डेट में हम उसको संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं हम। तो वो कहता है कि जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे रोज़गार करते हैं, ठीक है ना। रोज़गार करते थे, मगर अब वो किसी कारणवश कंपनी के मालिक ने आपको निकाल दिया। तो फिर आप कहीं दूसरी जगह मान लीजिए कि ट्राई किए रहेंगे ना, क्योंकि पैसे तो सबके लिए चाहिए। तो आप दूसरी जगह कंपनी में ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपको 2 महीना का समय लग जाएगा। इन दोनों के बीच में गैपिंग जो है, ये हो सकता है कि 2 महीना का समय लग जाए उस कंपनी में दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए। तो ये 2 महीना का जो समय लग गया, यही ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल कहलाता है। उसी तरह हुआ कि सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव होना, ये कहता है उदय होना में लगभग 250 साल बीच में गैपिंग चला गया। तो ये गैपिंग समझ में आ गया आपको, मतलब कहाँ गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको मैंने समझाने की कोशिश किया। चलिए समझते हैं। वैदिक शब्द का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है ना। वैदिक मतलब वेद, और वेद से हम लोग पढ़ते हैं ना कुछ तो ज्ञान पढ़ने के लिए ना। वेद जो हमारे देश में है उससे क्या होता है, पढ़ते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है। तो इसलिए वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब कहता है कि वैदिक जो सभ्यता है ये 2 भागों में बटी हुई है। कौन कौन भागों में? तो कहता है कि एक होता है ऋग वैदिक काल, जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं, से 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक हुआ। तो इसलिए वैदिक सभ्यता टोटल 1500 से 600 बीसी तक था। अब कहता है कि वैदिक जो सभ्यता है इसका निर्माण आर्य लोगों ने किया था। अब आर्य कौन थे? तो आर्य का कहने का मतलब है कि आर्य मतलब हमारे देश में या बहुत सारे विदेशी भी थे, ये कहते थे कि आर्य जो लोग आए हैं, ये कहता था कि मध्य एशिया, कोई कहता था मध्य एशिया से आए हैं, तो कोई कहता था कि नहीं तिब्बत से आए हैं, तो कोई कहता था कि अल्पास पर्वत से होते हुए आए हैं। तो ये बहुत सारे मत है, जिसको साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत है, मगर इसमें मैक्स मुलर का जो कहना था कि मध्य एशिया से आए थे, ये मतलब अधिकांश लोग इस बात को माने कि हाँ ये बात सच है। और आज के डेट में भी ये भी बात माना जाता है कि सच में आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया लगभग कहाँ पड़ता है? तो ये अफगानिस्तान के ऊपर वाले भाग में मध्य एशिया आते हैं। तो वहाँ से ये कहते हैं, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद थे, तो वो बोले थे कि ये अल्पास पर्वत से होते हुए आए थे, मतलब अल्पास पर्वत की तरफ से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे, हमारे देश के थे, ये इन्होंने बोला था कि आर्टिक से आए थे, मतलब उत्तरी ध्रुव से होते हुए आए थे। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना मत है, मगर जिसमें ज़्यादातर मध्य एशिया इंपॉर्टेंट था। कहता था कि ये आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ का इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता था इन लोगों को क्योंकि इन लोगों को संस्कृत आता था। और हमारे भी देश में आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है और ये प्राचीनतम भाषा भी है और सबसे पुरानी भी भाषा है। और संस्कृत भाषा का इन लोग का भरपूर ज्ञान था और हमारे भी देश में आए थे तो संस्कृत भाषा का प्रचलन स्टार्ट किए थे, जो सभी पूरे भागों में, सभी स्टेटों में नहीं हो पाया उस समय, पूरे भारत में फैल नहीं पाया, मगर साउथ साइड में और कुछ उत्तरी साइड में ये लोग संस्कृत का काफ़ी अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किए हैं, मगर सभी देश में पूरी तरह से नहीं फैल पाएगा, तो इसलिए फैल नहीं पाया। इस कारण इन लोगों का संस्कृत का पूर्ण रूप से ज्ञान था, इसीलिए ये श्रेष्ठ कहे जाते थे। मतलब उस समय का ज़माना था कि जिसको संस्कृत आती थी वो श्रेष्ठ कहलाता था, इसलिए आर्य का मतलब संस्कृत श्रेष्ठ माने जाने लगा। इसके बाद कहता है कि वैदिक जो सभ्यता थी मूल रूप से क्या थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता शहरी थी और वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जामों में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद पहला आता है। आइए हम इसको समझते हैं। ऋग्वेद, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ये कहता है कि सबसे प्राचीन वेद है। मतलब अगर चारों वेदों में क्वेश्चन आए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो हम क्या बोलेंगे, ऋग्वेद। इसका रचनाकार जो थे, जिसको हम लोग संकलनकर्ता कहते हैं, कृष्णद्वैपायन, जिसको हम लोग आज की भाषा में उन लोगों को, मतलब हम लोग के जुबान पे वेद व्यास, बहुत सारे लोगों को याद होता है कि वेद व्यास थे, तो वही कृष्ण देवपायन को हम लोग वेद व्यास कहते हैं। कहता है कि इसमें कुल 10 मंडल, जिस मंडल को हम लोग अध्याय कहते हैं, चैप्टर, 1028 सूक्त और लगभग 10,462 मंत्र हैं। इसमें से दूसरा और जो 7वां तक का मंडल है ये सबसे पहले लिखा गया था और बाद में पहला और 10वां मंडल बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया। मतलब ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दूसरा से 7वां तक मंडल जो था वो सबसे पहले लिखा गया है और पहला और 10वां जो मंडल है बाद में जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला और 10वां मंडल कब जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि इस समय मूलतः व्यवसाय पशुपालन था। मतलब व्यवसाय के रूप में ही पशुपालन ही लोग करते थे, उसी से उन लोग का जीविका चलता था। और उस पशुपालन में भी पशु जो था गाय था। मतलब ये कहा जाता था कि उस समय जिसके पास गाय सबसे अधिक होती थी उसको क्या माना जाता था, धनवान माना जाता, धनिक माना जाता, और जिसके पास गाय नहीं होती थी उसको गरीब माना जाता है। मतलब गाय के आधार पर उस समय धनवान और गरीब को समझा जाता था। उस समय का हम समाज को देखेंगे, समाज कैसा था, तो समाज 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहता था कि वहाँ उसके उत्तर वैदिक काल एक है और एक में ये ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता था, मगर उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाएगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, उसके विषय में समझेंगे। तो कर्म मतलब क्या होता है, काम, कर्म मतलब काम। तो काम के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण आज के डेट में हम वंश के आधार पे हैं, मगर मान लीजिए कि उस ज़माने में आप बहुत अच्छी शिक्षा लिए हैं और दूसरों को भी शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको उस दृष्टि से कहा जाता था कि आप ब्राह्मण हैं। मतलब क्या, काम के आधार पर, कर्म के आधार पर आप ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय, जैसे मान लीजिए कि किसी के सेवा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में जैसे पुलिस है, तो उस ज़माने में पुलिस अगर होता होगा तो पुलिस को क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य, वैश्य का मतलब व्यापार, जो व्यापार करता था उसको वैश्य। शूद्र, शूद्र का मतलब जैसे आज के डेट में नौकर हम जिसको कहते हैं, जो दूसरों के घर पे काम करता है, मजदूरी करता था, उसको शूद्र समझा जाता था। तो ये काम के आधार पर ऋग्वैदिक काल में क्या किया गया, समाज को बांटा गया, ठीक है ना। इस काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का क्या है, वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त में किसका वर्णन किया गया है ऋग्वैदिक काल में, तो वर्णों का क्या किया गया है, यही वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं, राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति का मतलब हुआ कि
ये उस समय पंचायत कैसी व्यवस्था थी, कोई भी चीज़ चलाने के लिए कोई ना कोई रूल नियम होना चाहिए ना। तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कैसा समाज चलता था। तो कहता था कि समाज 3 भागों में बटे हुए थे। क्या कौन कौन से में, सभा, समिति और विधत। तो सभा कहता था कि ये श्रेष्ठ जनों की क्या थी, संस्था थी। श्रेष्ठ जन मतलब क्या हुआ, जैसे आज के डेट में समझें कि राज्यसभा और लोकसभा होता है ना, उसी समय समझिए कि राज्यसभा उस समय सभा की जैसा था। राज्यसभा में कौन होते हैं भाई, सांसद वगैरह होते हैं, और उसके द्वारा सांसद द्वारा चुने जाते हैं जो सभापति कहलाते हैं। तो कहता था कि इसमें श्रेष्ठ जन होते हैं। तो ये न्यायालय का काम करता था, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होता था उस समय ये न्यायालय का काम करती थी सभा। और समिति कौन थी जन साधारण लोगों की संस्था थी। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक एक आदमी, हर एक नागरिक देश का वोट करता है, तो क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री को चुना जाता है। उसी तरह समिति थी, यहाँ पे राजा का निर्वाचन करती थी, ठीक है ना। तो ये लोकसभा जैसी होती, आपको समझ में आया होगा। राज्यसभा लोकसभा इसलिए कहना पड़ा कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आया। विधत क्या था, तो विधत कहता था यारों क्या प्राचीनतम संस्था थी, इसमें लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता। इस ऋग्वेद में विधत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग किया है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया कि विधत का प्रयोग ऋग्वेदिक काल में कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो लगभग 122 बार। अब कहता है कि उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया, विधत खत्म हो गया, केवल सभा और समिति थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सभा और समिति जो थी ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाई, जो अथर्ववेद में इसकी व्याख्या किया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां थी, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, जिसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अब आइए इनकी देवताओं के विषय में समझते थे कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन देवता थे। तो पूछा जाता है कि वर्षा और युद्ध के देवता कौन थे, तो इंद्र भगवान थे, जिनका उल्लेख 250 बार मतलब 250 बार किया गया है। इंद्र को उस समय पुरंदर भी कहा जाता था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब पूछा जाता था कि ऋग वैदिक काल में इंद्र भगवान को और किस नाम से जाना जाता था, तो पुरंदर के नाम से जाना जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अग्नि के देवता अग्नि को, जिसका उल्लेख या वर्णन 200 बार किया गया है। वायु के देवता वरुण भगवान, जंगल के देवता सोम देवता है, ये 9वें मंडल में इनका उल्लेख है। तूफान के देवता मारुत है, ठीक है। यज्ञ उस समय देखिए 4 तरह के यज्ञ हुआ करते थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। कहता था राजसूय यज्ञ का मतलब ये हुआ कि राजा का सिंहासन, जैसे मान के चलिए कि आज के डेट में जैसे मुख्यमंत्री हैं शपथ लेते हैं ना, तो वही शपथ लेने के समय जो यज्ञ किया जाता था, जैसे राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, उस समय जो यज्ञ किया जाता था वो राजसूय यज्ञ कहलाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन से संबंधित यज्ञ था। शौर्य प्रदर्शन जैसे आज के डेट में जैसे 26 जनवरी होती है तो हमारा देश क्या होता है, शौर्य प्रदर्शन दिखाता है। वायुसेना अलग अपना प्रदर्शन दिखाता है, थल सेना अलग दिखाता है, ठीक है, जल सेना अलग अपना प्रदर्शन दिखाता है, क्या क्या बम्स वगैरह है, कैसे कैसे कुशल युद्धपोत है, तो वो सब दिखाता है, तो वो शौर्य प्रदर्शन हो गया। उसी तरह वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन संबंधित, राजा जो अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाते थे वो वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। अश्वमेघ यज्ञ ये बहुत ही फेमस है। राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़ा को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और वो जिस जिस क्षेत्र में जाता था वो क्षेत्र राजा के अधिकार में हो जाता था। और वो क्षेत्र को में घोड़ा जब जाता था, अगर उस घोड़ा का कोई राजा वहाँ पे उसको रोकता था तो उस राजा को दूसरे राजा से क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, और जिसकी जीत होती थी वह क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। तो ये एक अश्वमेघ यज्ञ बहुत ही फेमस यज्ञ था। चौथा था अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को ये प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेदिक में के कुछ नोट इम्पोर्टेंट नोट हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को, क्या पुरोहित मतलब जो पंडित जी लोग ऋग्वेद को पढ़ते थे उसको पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित को उस समय क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे
पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती नदी थी, जो आज के डेट में क्या हो गई, विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वेद में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और जिसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। ये याद रखिएगा, गायत्री मंत्र तो बहुत बार पूछ चुका है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इसकी व्याख्या की गई, तृतीय मंडल में, और इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। इस वेद के 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य मुख्यतः सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। गाय को उस काल में अगन्या, अगन्या का मतलब न मारने योग्य, ठीक है ना, इसको कहा गया। ऋग्वेद काल कैसी थी, तो पितृसत्तात्मक थी, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता पूछा जाए कैसी सभ्यता थी, तो मातृसत्तात्मक थी, याद रखिएगा इसको, ये पितृसत्तात्मक थी और सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। कहता था कि वैदिक काल में एक कर था, जो कर का नाम बलि था, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है। कहता है कि इस काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़की को अमाजू कहा गया है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।